नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तापमान परिवर्तन के प्रभाव, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, और साथ में देखेंगे दाब परिवर्तन के प्रभाव, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, और आखिरी पॉइंट है वाष्पीकरण से शीतलता। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस चीज से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब, कुर्सी, कलम, टीवी, ये सब कोई ना कोई चीज से बना है तो इसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। मतलब हमारे आसपास का जितना भी वस्तु है सभी क्या है? पदार्थ ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पदार्थ के गुणधर्म। तो इसके 3 गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब चलिए इन तीनों को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान का बात करें तो सबसे ज्यादा रिक्त स्थान गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में होता है। नहीं आया कुछ समझ में? इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। जब हम पानी में नमक को घोलते हैं और अच्छे से उसको मिलाते हैं तो जो नमक है वो पानी में घुल जाता है, मालूम नहीं चलता वो गया कहाँ। इससे पता चलता है कि पानी के कण के बीच रिक्त स्थान है, मतलब खाली जगह है, और वहीं पे वो जो नमक है वो घुल गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें होते हैं? गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। सबसे कम होते हैं ठोस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब कि पदार्थ के कण गति करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो अगर कोई गतिशील है तो कौन है? गैस है, उसके बाद द्रव्य, और सबसे कम ठोस। मतलब सबसे कम गति कौन करेगा? ठोस करेगा, उसके बाद द्रव करेगा, और सबसे ज्यादा जो गति कर रहा है वो गैस है। चलिए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एक है कि अगर हम पानी में इंक को मिलाएं, स्याही को मिलाएं, और पानी को हिलाए भी नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दे, तो कुछ देर के बाद देखेंगे वो पूरा का पूरा स्याही पूरे पानी में मिल जाएगा, जिससे मालूम चलता है कि पानी के कण गतिशील हैं, वो आपस में गति कर रहे हैं, भले हमें दिखाई दे या ना दे। इसको एक और उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि अगर गर्मा गर्म भोजन का सुगंध दूर दूर तक जाता है, जिससे पता चलता है उसके कण क्या है? गतिशील है, मतलब गति कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग अगरबत्ती से भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हम अपने हाथ को हवा में घुमाएं तो वह आसानी से घूम जाता है, लेकिन वही अपने हाथ को हम पानी में डाल के घुमाएं तो उसमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, जिससे मालूम चलता है कि पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे, इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। अगर वही अपने हाथ को कहीं बालू या मिट्टी में डाल के घुमाए तो हालत खराब हो जाएगा बाबू लोग। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच आकर्षण बल होता है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं। आगे है पदार्थ की अवस्थाएं। तो बाबू लोग पदार्थ के 5 अवस्थाएं होते हैं, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में केवल 3 ही पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं कि वो है कौन कौन। तो वो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और बोस आइंस्टीन संघनन, जिसमें कि हम लोग को केवल ठोस, द्रव, गैस के बारे में जानना है, बाकी इन दोनों को नहीं जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ठोस के बारे में। ठोस का निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, इसका बहाव नहीं होता, भी ये बहेगा कैसे? ठोस है। और यह असंप्रिय होता है, मतलब इसको हम दबा के इसका आकार छोटा नहीं कर सकते, जैसे कि ईंट, पत्थर, ये सभी हो जाएंगे ठोस के अंतर्गत। ठीक है, अब जानेंगे द्रव। द्रव का
अनिश्चित आकार होता है, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। इसका बहाव होता है, यह बहता है पानी के जैसा। यह कम संपीड्य, मतलब इसको दबा के कम किया जा सकता है, लेकिन उतना भी दबाया नहीं जा सकता, जैसे कि दूध, पानी, ये सब क्या है, द्रव है। और आखिरी में है गैस। गैस का ना आकार निश्चित होता है, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन बहाव जरूर होता है और यह अधिक संपीड्य है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कहाँ आएंगे, गैस के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं आखिर ये सब है क्या। ठीक है, बात करें पहले ठोस का, तो इसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, लेकिन बहाव नहीं होता, यह असंपीड्य है, जैसे कि ईंट। वही बात करें द्रव का, तो यह अनिश्चित आकार होता है, मतलब निश्चित आकार इसका नहीं होता, इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है, बहाव होता है और कम संपीड्य होता है, जैसे दूध। और बात करें गैस का, तो इसका अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन, बहाव और अधिक संपीड्य, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो चलिए अब इसको समझते हैं। अगर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना है तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है तापमान में बदलाव करके, और दूसरा तरीका है दाब में बदलाव करके। तापमान वाला हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर ठोस का तापमान हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ठोस क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और ज़्यादा तापमान बढ़ाएंगे तो यह गैस में बदल जाएगा। लेकिन वही अगर हम तापमान घटाना शुरू कर दे तो गैस द्रव में बदल जाएगा, और ज़्यादा घटाना शुरू कर दे तो द्रव ठोस में बदल जाएगा। मतलब तापमान को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। लेकिन वही घटाना शुरू कर दोगे तो गैस से द्रव और द्रव से ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जानेंगे हम लोग दाब में बदलाव करके। अगर हम दाब को घटाएंगे तो ठोस द्रव में बदल जाएगा, और ज्यादा दाब को घटाएंगे तो द्रव गैस में बदल जाएगा। लेकिन अगर हम दाब को बढ़ाना शुरू कर दे तो गैस द्रव में और द्रव किसमें, ठोस में बदल जाएगा। मतलब इसमें उल्टा है, अगर दाब को घटाओगे तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस, लेकिन अगर दाब को बढ़ाओगे तो गैस से द्रव और द्रव से ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जानेंगे हम लोग कि जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमको ठोस से द्रव में बदलना है तो इस प्रक्रिया को हम लोग संगलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगलन। मतलब जो ठोस था वो गल गया और द्रव बन गया, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संगलन बोलेंगे। वही उल्टा बात करें, अगर द्रव से हमको ठोस में बदलना है तो इस प्रक्रिया को हम लोग जमना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जमना बोलेंगे। तो चलिए अब जानेंगे, अगर द्रव को गैस में बदलना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। अगर द्रव से गैस में बन रहा है तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलेंगे, और गैस अगर द्रव बन रहा है तो उस प्रक्रिया को संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संघनन। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग गैस और ठोस में। ठीक है, अगर गैस बन रहा है ठोस, क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है, गैस ठोस बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। लेकिन वही जब ठोस गैस बन रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। इसके अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, वो है गलनांक बिंदु, क्वाथनांक बिंदु, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। तो चलिए सबको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि गलनांक बिंदु किसे कहते हैं। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। मतलब अगर हमको बर्फ से पानी बनाना है तो उसको हम जितना उष्मा देंगे उसे क्या कहेंगे, गलनांक बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, गलनांक बिंदु। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, संगलन का प्रसुप्त उष्मा। संगलन का प्रसुप्त उष्मा किसे कहते हैं, तो किसी ठोस का उसके गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन का प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। मतलब बर्फ को अगर हमको पानी बनाना है तो उसमें हम उष्मा दिए जा रहे हैं, जब वह क्या बन जाए, पानी बन जाए, मतलब उसमें हमको जितना उष्मा खर्च हुआ वो सभी को हम क्या बोलेंगे, संगलन का प्रसुप्त उष्मा। क्या कहेंगे, संगलन का प्रसुप्त उष्मा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है
क्वाथनांक बिंदु। क्वाथनांक बिंदु किसे कहते हैं? तो किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्वाथनांक बिंदु कहलाता है। मतलब यह द्रव से गैस बन रहा है, मतलब पानी भाप बन के उड़ रहा है। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए गलनांक बिंदु, उसमें क्या था? ठोस था, वो द्रव बन रहा था, लेकिन इसमें क्या है? द्रव गैस में बदल रहा है, ठीक है। और क्वाथनांक बिंदु के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या? वाष्पीकरण का गुप्त उष्मा। वाष्पीकरण का गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? तो किसी द्रव का उसके क्वाथनांक बिंदु पर गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण का गुप्त उष्मा कहते हैं। मतलब अगर पानी को हमको भाप बना के उड़ाना है तो पानी में उष्मा दिए जा रहे हैं, जब सब भाप बन के उड़ गया तो उसमें जितना भी उष्मा खर्च हुआ उन सभी को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण का गुप्त उष्मा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ऊर्ध्वपातन। जब पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब जो ठोस है वो द्रव बनबे नहीं कर रहा है, सीधे क्या बन जा रहा है? गैस बन जा रहा है, तो हम इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। और इसी का उल्टा है निक्षेपण। तो निक्षेपण किसे कहते हैं? तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। मतलब द्रव बनने का बात ही नहीं है इसमें, मतलब ठोस से गैस बन जा रहा है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस बन जा रहा है तो उस प्रक्रिया को निक्षेपण, ठीक है। जैसे में कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा, नेफ्थलीन की गोलियां और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दाब परिवर्तन के प्रभाव। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। मतलब अगर सिलेंडर में गैस ले ले और तापमान घटा दे और पूरा का पूरा प्रेशर दे, पूरा क्या करे? दबाव दे, तो जो उनके कण है, गैस के कण है जो दूर दूर थे वो नजदीक आ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? गैस द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है दाब बढ़ने से कण नजदीक आते हैं और वही दाब घटने से कण दूर जाते हैं। मतलब दाब बढ़ाओगे तो कण सामने सामने आएंगे और दाब घटाओगे तो कण दूर दूर जाएंगे। जैसे कि एलपीजी और शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और ये जो एलपीजी है ये घरों में यूज होने वाला गैस है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने शुष्क बर्फ, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वाष्पीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव के सतह के कण क्वाथनांक से नीचे किसी तापमान पर वाष्प में बदल जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि अगर पानी को हमको भाप बना के उड़ा देना है, वाष्प बना देना है, तो उसका क्वाथनांक बिंदु होना चाहिए जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहां बोल रहा है कि क्वाथनांक से नीचे कोई भी तापमान पर अगर भाप बन के वह उड़ जा रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। हाँ बाबू लोग, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नदी और तालाब का पानी भाप बन के उड़ जाता है। यहां पे तो 100 डिग्री का सेल्सियस भी नहीं आता, मतलब इतना गर्मी भी नहीं आता, फिर भी ये पानी कैसे भाप बन के उड़ जा रहा है? मतलब अपने क्वाथनांक से कोई नीचे किसी भी तापमान पर या भाप बन के जब पानी उड़ जा रहा है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, मतलब वाष्पीकरण का दर को अगर बढ़ाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उसका सबसे पहले जो पॉइंट है वो है सतही क्षेत्रफल में वृद्धि। मतलब यहाँ पे दो भींगे हुए कपड़े को अगर हम लेते हैं, एक को ऐसे ही लपेट के छोड़ देते हैं और दूसरे को फैला देते हैं, तो देखते हैं कि जो कपड़ा फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वो जल्दी सूखेगा, ठीक है। तो मतलब सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर तापमान में वृद्धि हो जाता है। अगला पॉइंट है तापमान में वृद्धि। क्या देखते हैं? तापमान में वृद्धि, जितना ज्यादा तापमान को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा। इसलिए देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जो भींगे हुए कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में पानी, मतलब वायु में नमी, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है बरसात के दिनों में। जब हम बरसात में भींगे हुए कपड़े को सुखाने के लिए छोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसको सूखने में कम से कम 2 दिन 3 दिन का टाइम लग जाता है और जल्दी सूखता भी नहीं है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि बरसात के दिन में आर्द्रता ज्यादा रहता है, ठीक है। तो जब तक आर्द्रता में कमी नहीं आएगी तब तक वाष्पीकरण का दर नहीं बढ़ेगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वायु के गति में वृद्धि। जब हम रात में भींगे हुए कपड़ों को जब सुखाना पड़ता है तो क्या करते हैं, उसको पंखा के नीचे लाके रख देते हैं। क्या कर देते हैं, वायु की गति में हम लोग वृद्धि कर देते हैं ताकि क्या हो जाए, वह जल्दी से जल्दी सूख जाए। मतलब वायु की गति में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। इसको हम लोग एक और फिगर से समझ सकते हैं। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि 2 कटोरा पानी लिया गया है, एक को ऐसे ही रख दिया गया है और दूसरे को सूर्य के नीचे रख दिया गया है। तो सबसे ज्यादा वाष्पीकृत किसमें होगा, जो सूर्य के नीचे रखा गया है। ठीक है, अगला फोटो में है कि एक कटोरा पानी रखा गया कटोरे में और दूसरा जो था उसको नीचे गिरा दिया गया है। तो सबसे ज्यादा वाष्पीकृत कौन होगा, जो नीचे गिरा हुआ है, जो नीचे फैला हुआ है। ठीक है, अगला फोटो में देख रहे एक कटोरे पानी को ऊपर से ढक दिया गया है और दूसरे को खुला छोड़ दिया गया है। तो बताओ सबसे ज्यादा वाष्पीकृत कौन होगा, जो खुला हुआ है। और आखिरी जो फोटो है इसमें एक को ऐसे ही रखा गया है और दूसरे को उस जगह पे रखा गया है जहां हवा बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है। तो सबसे ज्यादा वाष्पीकृत कौन होगा, जहां हवा है। ठीक है, यहां तक आई समझ में। अब जो आखिरी टॉपिक बचा हुआ है वह है वाष्पीकरण से शीतलता। तो चलिए इसको समझते हैं। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं और इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब सैनिटाइजर को हम अपने हाथ में लेते हैं तो हमें ठंडक मिलती है। कैसे मिलती है, जो सैनिटाइजर है जब हमारे हाथ में आता है तो हमारे हाथ की ऊष्मा को वो अवशोषित कर लेता है। जब ऊष्मा खत्म तो क्या मिलेगा, ठंडा मिलेगा, इसलिए हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, यही प्रक्रिया कूलर में भी होता है। अंदर तो जाता है गर्म हवा लेकिन निकलता है बाहर हवा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण हो गया। और यही हाल होता है घड़ा में भी। घड़ा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे जो घड़ा का पानी बाहर निकलते रहता है थोड़ा थोड़ा करके। और जब घड़े का पानी थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल रहा है, जब इसमें गर्मी मिलती है, जब इसमें ऊष्मा जाता है तो यह पानी अवशोषित होकर उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, जिसके कारण वहां का जो गर्मी है वो खत्म। जब गर्मी खत्म, घड़े का गर्मी खत्म तो घड़ा ठंडा। जब घड़ा ठंडा तो घड़े के अंदर जो पानी है वो भी ठंडा। आया बात समझ में। हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में लोग सूती का कपड़ा पहनते हैं। तो सूती का जो कपड़ा है उसका एक सबसे अच्छा गुण है कि वो पानी को बहुत ज्यादा सोख लेता है, बहुत जल्दी सोख लेता है। इसलिए गर्मी के दिनों में हमें क्या आता है, पसीना आता है, तो हमारे पसीना को वो सोख लेता है। जब वो सूर्य के गर्मी के कारण जब ऊष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली रहती है तो वह जो पसीना है वो भाप बन के उड़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर का गर्मी भी खत्म हो जाता है, मतलब ऊष्मा खत्म। तो क्या बच गया, ठंडा। इसलिए हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में सूती का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, एक और इसका उदाहरण है एसीटोन का। जब हम एसीटोन को अपने हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर का जो ऊष्मा है यह सोख लेता है, जिसके कारण हमें ठंडक प्रदान होती है। आया बात समझ में। ये रहा टॉपिक वाष्पीकरण से शीतलता। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। जाके आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है ज्ञान तंत्र 0, तो इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा।